उसके बाद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इनका बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, ये प्री इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। उसी तरीके से ये प्री डिक्रीमेंट है, माइनस माइनस $x, और ये पोस्ट डिक्रीमेंट है $x माइनस माइनस। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब देखिए यही होता है जो लिखा हुआ प्री इम्पॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंक्रीमेंट्स $x बाई 1 प्लस प्लस $x का मतलब है कि $x यानी x की वैल्यू, x में जो पड़ी हुई वैल्यू उसको एक इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद ये इसको जिसे भी ये इसकी वैल्यू रिटर्न करनी है उसके बाद ही रिटर्न होगा। यानी कि पहले इंक्रीमेंट कर लेगा फिर उसके बाद रिटर्न करेगा, उसके बाद इस्तेमाल होगा। लेकिन यही पोस्ट वाले में क्या है कि इसमें डॉलर जो x की वैल्यू वो इस्तेमाल हो जाएगी ऑपरेशन में, उसके बाद ही उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी। इन दोनों में क्या अंतर है आपको भी पता चल जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिनका अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं लूप्स में। फॉर लूप हुआ, वाइल लूप हुआ, डू वाइल, इनमें बहुत इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पर x में कितना है 10 है। अब ये क्या है प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले तो x में जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, वो 10 से 11 हो जाएगी, उसके बाद ही इसके ऊपर इको अप्लाई होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे 11 दिख रहा है। वहीं अगर आप इसको इधर कर देंगे इस साइड में, ठीक, तो क्या होगा, पहले इको अप्लाई हो जाएगा, ठीक, इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए आपको $x से x की वैल्यू 10 ही मिलेगी, क्योंकि उसके ये जो ऑपरेशन है उसके बाद ही x की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। तो पहले तो आपको यहाँ पे 10 ही दिखाई देगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद आपको x की वैल्यू 11 दिखाई देगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पर इको करिए इसी को, जैसे यहाँ पर आप इको करिए, ठीक है, और यहाँ पर सिंपली इसको हटा दीजिए। अब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 11 मिलेगी। ये वाली वैल्यू आपकी इससे आई है और ये 11 जो वैल्यू है आपको इस x से मिल रही है। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू पहले ऑपरेशन उसके ऊपर लागू हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होता है, तो उसी इंक्रीमेंटेड वैल्यू को हम लोगों ने नीचे यहाँ पर इको करा लिया, तो वो 11 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों को अलग अलग लाइन में कर लेते हैं, तो उससे ये जो लाइन है यहाँ का आउटपुट, यहाँ का आउटपुट यहाँ के आउटपुट से अलग आएगा, ठीक है। तो देखिए 10 11 दोनों आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। तो ओवरऑल ये जो इंक्रीमेंट है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्री इंक्रीमेंट। इनका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद कहाँ पे थे हम लोग, तो ये इंक्रीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से ये आपका प्री डिक्रीमेंट है, ठीक है। प्री डिक्रीमेंट मतलब पहले आपकी डिक्रीमेंट हो जाएगी, उसके बाद ही उसके ऊपर इको जैसे ऑपरेशन अप्लाई होंगे या फिर दूसरे ऑपरेशन अप्लाई होंगे। और पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब होता है पहले आपका ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू बाद में डिक्रीमेंट होगी, यूज पहले हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो पोस्ट का मतलब यही होता है। और उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल मतलब लॉजिक से संबंधित होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एंड और एक्सॉर, और ये डबल एंड, डबल और, डबल एंड वाला सिंबल है, ये डबल और वाला सिंबल है। तो ये सारे हैं यहाँ पर लॉजिक। मतलब इसमें भी आपका जो आपने ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था उसी टाइप का ये भी है, वहाँ पे कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पर जो होता है जो लॉजिक होते हैं उनके लॉजिक के बीच में कंपैरिजन होती है, ठीक है। वहाँ पर तो आपको अर्थमेटिक के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे थे, यहाँ पर आप लॉजिक के बीच में आप कंपेयर करते हैं। जैसे कि एक तो आपका ये हो गया, इससे आपको ये अर्थमेटिक के बीच कंपैरिजन हुई यहाँ पर, ठीक है। $x में पड़ी हुई वैल्यू 100 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ट्रू मिलेगा क्योंकि x में कितना पड़ा, 100 ही पड़ा है। और उसके बाद y में जो पड़ी हुई वैल्यू है वो 50 है यहाँ पर, और इसी 50 y में पड़ी हुई जो वैल्यू है 50 को इसी 50 से दूसरे 50 से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको ट्रू मिला, यहाँ से भी ट्रू मिला, दोनों ट्रू हो गए। और एंड में यानी ट्रू और ट्रू के बीच एंडिंग कराई जा रही है, ठीक है। ये बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ, तो ट्रू और ट्रू के बीच एंडिंग जब कराई जाती है तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का आपका जो आउटपुट है वो हमेशा ट्रू आएगा। और जब ट्रू होगा तो इफ़ हम लोगों को आगे मिलेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि इफ़ की जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी में जो पड़ा हुआ कोड है यानी ये रन कर जाता है। तो इफ़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें इफ़ में क्या होता है
इफ़ कीवर्ड होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन होती है, ट्रू फॉल्स यहाँ से कंडीशन मिलती है। अगर कंडीशन आपको ट्रू देती है तो इफ़ के ब्लॉक में जो पड़ा हुआ कोड है, इफ़ का ब्लॉक मतलब ये कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में इफ़ का ब्लॉक है, इफ़ ब्लॉक माना जाता है। और यहीं पर आपका कोड पड़ा होता है, जो भी आपको कोड रखना है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको ट्रू मिल गया इन दोनों के बीच एंडिंग कराने के बाद। और जब ट्रू मिलता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर जाता है, इफ़ का ब्लॉक चलता है। ठीक, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ट्रू हो गई तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा। ये चलेगा तो आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। तो इफ़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस अभी एंडिंग समझिए, एंडिंग में क्या आंसर मिलता है। एंडिंग में तभी आपका तो ट्रू तभी मिलेगा जब दोनों पे ट्रू होता है, इस पर भी ट्रू हो इस पर भी ट्रू हो, दोनों से ट्रू मिले तभी आपका, दोनों के बीच जब आप एंडिंग कराएंगे तभी आपका ओवरऑल ट्रू मिलता है। ठीक है, किसी एक पर अगर फॉल्स हो गया तो आपका एंडिंग का जो आउटपुट है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और यही अगर और होता है तो और में क्या होता है, कम से कम एक पर तो ट्रू होना ही चाहिए, तभी आपको और का आउटपुट जो है ट्रू मिलेगा। और एक्सऑर में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप एक्सऑर कर देंगे तो एक्सऑर जो ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर, वो तभी ट्रू देता है जब आपका दोनों इनपुट पे सेम इनपुट ना रहे, तभी ये ट्रू देगा। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आपका ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका एक्सऑर जो है ओवरऑल जो आउटपुट है वो ट्रू देगा। अगर दोनों पे ट्रू हो गया, इन दोनों पे ट्रू हो गया, इनके बीच अगर आप एक्सआर आप करा रहे हैं, इसके इस ट्रू और इस ट्रू के बीच अगर आप एक्सआर करा रहे हैं तो आपका फॉल्स आएगा इसका आउटपुट। और अगर आपका इस पे फॉल्स हो गया, इस पे भी फॉल्स आ गया, तब भी आप दोनों के बीच जब एक्सआर कराते हैं तब भी आपका टोटल जो आउटपुट है एक्सआर का वो फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और यहाँ पर आप उसी तरीके से स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं, ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दो स्ट्रिंग को, इस वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को इस वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू से जोड़ना है तो आप डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तो हम लोगों ने अभी एक दो जगह पे किया है। दोनों वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू है, दोनों को ऐड किया जा रहा है तो डॉट ऑपरेटर से आप कर सकते हैं, दोनों स्ट्रिंग वैल्यू जुड़ गई। और दूसरा एक कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि ये तो कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसमें आप दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट है। तो ये जैसे आपका यहाँ पर नहीं आपने पढ़ा था, ये कहाँ गया, ये एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसी तरीके से कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, सेम उसी टाइप की वर्किंग है इसकी। बस वहाँ पर हम लोग नंबर ऐड कर रहे थे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, और दोनों में कोई अंतर नहीं। इस वेरिएबल में जो पड़ी हुई वैल्यू है ये क्या होती है, ये अपडेट हो जाती है टेक्स्ट में पड़ी हुई वैल्यू को ऐड करके। ठीक है, तो यही इसका मतलब है कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। टेक्स्ट 1 में कितनी पड़ी, हेलो पड़ी हुई है, फिर इसके ज़रिए टेक्स्ट 1 की वैल्यू को अपडेट कर दिया गया टेक्स्ट 2 वैल्यू ऐड करके। ठीक है, इसलिए जब आप txt1 को जब आप यहाँ पे करेंगे तो इको करेंगे तो आपको ये टोटल वैल्यू मिलेगी txt2 की ऐड होते हुए। बस यही है इसमें, इसका मतलब बस यही है कि जैसे कि आपने ये ऐड किया था उसको इस टाइप में आप लिख लीजिए, है तो वही चीज़, यही तो चीज़ है वो। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर को दूसरे तो एंगल से देखें तो इस तरीके से, कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट है उसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एरे ऑपरेटर्स, PHP एरे ऑपरेटर्स। तो एरे ऑपरेटर्स में दे आर यूज टू कंपेयर एरेस, एरे को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर है एक एरे आपका x इस तरीके से है, तो एरे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, एरे हम लोगों को आगे मिलेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक एरे ये है, दूसरा एरे है, दोनों के बीच में कंपेयर कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये मिलेगा। तो इसको हम लोग आगे ही देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभी समझाने में मुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी। उसके बाद ही इसको हम लोग आगे देख लेंगे, एरे कंपेरिजन, एरे के बीच कंपेरिजन को। उसके बाद PHP कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर आपको दिख रहा होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कंडीशनल के बारे में पढ़ लेंगे, यानी इफ एल्स वाले जो चीज़ें थी और जो आपका स्विच था, ये सब कंडीशनल होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। तो वहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। वहाँ पर टर्नरी हम लोगों को मिलेगा,
ये सब मिलेंगे तो वहीं पर हम लोग देख लेंगे इसको।